भारत और चीन यानी दुनिया की आधी आबादी को अपने अंदर समाये दो देश। दुनिया के दो सबसे तेज़ी से उभरते देश, ऐसे देश जहां सभ्यताओं ने तब जन्म लिया था जब अंग्रेज़ कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे और अंग्रेज़ी दमन से पहले दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था को अपने मुट्ठी में रखने वाले देश। जब ये दो भिड़ते हैं तो लड़ाई होती है ना सिर्फ अपने पुराने गौरव को वापस पाने की, बल्कि अपने आने वाले कल को सुधारने की। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। आज का ये वीडियो भारत चीन के बीच वॉर स्टैटिस्टिक्स यानी युद्ध की रणनीतियों के ऊपर होने वाला है कि किस तरीके से हम फैक्ट्स के ज़रिए समझेंगे कि दोनों देश अपने आप को, अपने संसाधनों को इस्तेमाल करके सामने वाले को कमज़ोर करेंगी और आखिरकार इस युद्ध में जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। सबसे पहला वॉर जोन जो क्रिएट होगा वो होगा भारत और तिब्बत पे कब्जा किए चीन के बीच में। इन दोनों के बीच में 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमाएं लगती हैं। यहाँ की सीमाओं को 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख में आता है, मिडिल सेक्टर जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में आता है, और वेस्टर्न सेक्टर जहाँ अरुणाचल प्रदेश है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गरमाया सेक्टर है वो है ईस्टर्न सेक्टर यानी कि लद्दाख का सेक्टर। इस वक्त विवाद जिस ज़मीन पर हो रहा है वो कहने के लिए तो चीन का है, लेकिन वो ना तो चीन का है ना ही तिब्बत का है, वो भारत का ज़मीन है। उसे अक्साई चीन कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो चीन ने 1962 के युद्ध में भारत से छीन लिया था। यहाँ पर चीन ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी फ़ायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि भारत इस इलाके में चीन के अंदर घुसना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ अगर एयरक्राफ्ट का कोई भी इस्तेमाल है तो वो सिर्फ इतना है कि ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट देना। और अगर आपके इलाके में दुश्मन की सेना घुस गई है और उन्होंने ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स पे जा करके कब्जा कर लिया है तो उनको ऊपर से बम गिरा के मार देना, वो भी अपनी ज़मीन में रहते हुए ही। तो यहाँ पे दुश्मन की ज़मीन के ज़्यादा अंदर पेनिट्रेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। पर फिर भी क्योंकि S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है, इसीलिए वो जो भारतीय एयरक्राफ्ट अपने एरिया में, अपने लद्दाख के एरिया में उड़ रहे हैं, उनको भी मार के गिरा सकता है। तो इसको भारत ज़रूर ध्यान में रखेगा कि S-400 को सबसे पहले तबाह करना है अगर कभी युद्ध का सिचुएशन शुरू होता है। इस एरिया में अगर किसी सेना को बढ़त बनानी है और उसे दुश्मन के इलाके में घुसना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी रहेगा सैनिकों की संख्या बल। और संख्या बल के मामले में भारत और चीन दोनों ने ही बराबर का संख्या बल इस एरिया में तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी हथियार यहाँ पे रहेंगे वो होंगे जो आगे बढ़ रहे सैनिक है उनको सपोर्ट देने के लिए टैंक्स, लाइट वेट टैंक्स जो इस एरिया में ऑपरेट कर सकें। इसके लिए भारत ने T-90 टैंक्स को इन एरिया में पहुँचाना शुरू कर दिया है। T-90 काफ़ी हल्के वजन के हैं, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से भी इस एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं चीन ने भी अपने तरफ से टैंकों को इस एरिया में तैनात कर दिया है। और जो दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार होने वाले हैं वो होंगे आर्टिलरीज या फिर तोप। इस एरिया में तोपों की ताकत दोनों देश अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए भारत ने फिलहाल अमेरिका से M777 लाइट वेट होवित्जर्स मंगाए थे। ये जो तोप है ये काफ़ी हल्के वजन के हैं, इसीलिए इस एरिया में बहुत घातक साबित होने वाले हैं। इन तोपों की मदद से हम आसानी से, इससे हमारे जितने भी दुश्मन हाइट्स पे बैठे हैं हम उनको भी मार के गिरा सकते हैं, और जो सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही है उनके ऊपर भी बमबारी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए उनका जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा और मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और भारत ने जो एक बहुत ही चतुराई का काम किया था वो ये किया था कि जब उसने अमेरिका से ये M777 लाइट वेट होवित्जर्स खरीदे तो साथ ही साथ अमेरिका से शिनूक हेलीकॉप्टर्स भी खरीद लिए। ये शिनूक हेलीकॉप्टर्स आसानी से ऐसे तोपों को अपने नीचे टांग करके सीधे LAC के पास जाके उतार सकते हैं, जिससे कि कुछ ही मिनटों में ये फ्रंट लाइन के पास पहुंच जाएंगी और वहां से किसी भी आती हुई सेना को आसानी से कुचल देंगी। भारत ने अमेरिका से जो शिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे वो इस युद्ध में और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मददगार रहने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि शिनूक किस तरीके से ट्रूप्स के ट्रांसपोर्टेशन में और सामानों के ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा भूमिका निभाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो अपाचे हेलीकॉप्टर है इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात में भी काम कर सकता है, इंफ्रारेड विजन कैमरेज की मदद से रात में भी अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकता है। इसे फ्लाइंग टैंक और टैंक हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उड़ते उड़ते अपने साथ इतने सारे गोले और बारूद रखता है कि ये किसी भी टैंक को भी बर्बाद कर सकता है, और इतने सारे गोलाबारी है कि आती हुई दुश्मन की सेना के ऊपर अच्छे खासे हमले कर सकता है। अब इसी बीच कुछ ही दिनों पहले भारत को सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पुख्ता सबूत मिला है कि चीन ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को पहुँचा दिया है। जी हाँ, ध्यान से नंबर को सुनिए, 40 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुँचा दिया गया है।
तो ये अब पूरी तरीके से क्लियर है कि चाइना भारत को टू फ्रंट वॉर में घेरना चाहता है। और चाइना करे भी क्यों ना, अगर वो ना करता है तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी भारत और चीन का युद्ध होगा, चाइना पाकिस्तान की मदद से टू फ्रंट वॉर करेगा ही करेगा। उसने पाकिस्तान को इतने दिनों से इसीलिए पाल के रखा है। टू फ्रंट वॉर ऐसी युद्ध की रणनीति होती है जहां पर एक ज़मीन को दो तरफ से अटैक किया जाता है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक होता है तो सेनाएं समझ नहीं पाती है कि कहां पहले जवाब दें। इसीलिए जो फोर्सेस होते हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक तरफ के दुश्मनों को संभालता है और दूसरा हिस्सा दूसरे तरफ के, जिससे जो ताकत है वो आधी हो जाती है। यहाँ पर पीओके क्यों महत्वपूर्ण है हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो तिब्बत है उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ से जब भी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को भारत में आना पड़ता है अटैक करने, तो उनका जो फ्यूल है उसका एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होती है और इंजन को ऑक्सीजन बर्न करने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए जो उनके साथ जितने भी हथियार होते हैं और जो भी उनका पेलोड होता है उन्हें आधा ही लेके उड़ना पड़ता है। ज़्यादा भारी पेलोड लेंगे तो टेक ऑफ कर नहीं पाएगा वहाँ से एयरक्राफ्ट। पर पीओके में ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पीओके से अटैक करेंगे उनको ऐसी दिक्कत नहीं होगी, वो अपने फुल पावर के साथ अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजी यही होगी कि वो पीओके की मदद से जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है वहाँ पे डीप स्ट्राइक करें, यानी बिल्कुल अंदर तक घुस करके बमबारी करें, जिससे कि क्या होगा, इस एरिया में जो इम्पोर्टेंट संसाधन है, जो रूट्स हैं, जो रोड्स हैं, जिनके मदद से भारत अपने आप के जो ट्रूप्स हैं वहाँ तक सप्लाई पहुँचाने का दावा करता है, उन सब को तोड़ दिया जाएगा। उनके एयरक्राफ्ट भारत में डीप स्ट्राइक करके खास करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के इलाके के जितने एयर स्ट्रिप्स और एयर बेसेस हैं उनको तबाह कर देना चाहेंगे। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जो लद्दाख के साथ कनेक्ट होते हैं उनको भी वो बर्बाद कर देंगे, ताकि जो सप्लाई लाइन है वो ठप पड़ जाए और भारत कोई सपोर्ट ना पहुँचा पाए लद्दाख तक। एक बार ये काम हो गया तो इधर अक्साई चीन से चीन की सेनाएं आसानी से भारत के अंदर घुस जाएंगी और हो सकता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो पाकिस्तान की सेना है वो भी भारत में घुसने की कोशिश करे और दोनों तरफ से जो आती सेनाएं हैं वो आसानी से भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लेगी। पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चीन इतनी चालबाजी दिखा सकता है तो भारत में जो लोग बैठे हैं वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। इंडियन आर्मी ने इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को इतना ज़्यादा सक्रिय कर दिया है लद्दाख के एरिया में कि हर दिन वहाँ सुखोई विमान चक्करें काट रही हैं आसमान में। और भारत ने चीन से लगने वाले LAC और पाकिस्तान से लगने वाले LOC दोनों के ही आसपास अपने जो एयरफोर्सेस है उनको डिप्लॉय कर दिया है, इस तरीके से कि दोनों तरफ से जो आने वाले विमान हैं या खतरे हैं उन दोनों का सामना किया जा सके। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि भारतीय वायुसेना के सामने चाइनीज़ एयरफोर्स जो है पीपल लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स वो कहीं नहीं ठहरती है, बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी की है, बिल्कुल चाइनीज़ सामान की तरह। और जो भारत की एयरफोर्स है, भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आसानी से पाकिस्तान और चीन दोनों का ही मुकाबला कर सकते हैं। आपने आज तक हर जगह सुना होगा कि जो चाइना की एयरफोर्स है वो भारत से ज़्यादा ताकतवर है, चाइना के पास ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने चाइना के एयरफोर्स की जो हकीकत है वो आपके सामने रखूँगा और उनकी सारी पोल पट्टी खोल के दिखाऊँगा। अगर हम चाइनीज़ एयरफोर्स की इन्वेंट्री के ऊपर नज़र डालें तो वैसे तो चाइना बड़े बड़े नंबर्स दिखा के दुनिया को डराता है, लेकिन चाइना की जो एयरफोर्स है उसमें 388 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हैं चेंगडू J7। अब ये J7 क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। सुनने में ये बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट लगते हैं J7, लेकिन हकीकत में ये हैं एक लाइसेंस्ड वेरिएंट MiG-21 विमानों के। जी हाँ, वही MiG-21 विमान जिन्हें भारत 2021-22 में अब रिटायर करने वाला है, वही MiG-21 विमान जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है, जो कि 1960 के दशक के विमान हैं। चीन ने बड़े ही चालाकी से इन सारे विमानों को रीब्रांडिंग कर दिया, इनको एक नया नाम दे दिया और दुनिया के सामने J7 का नाम देके पेश कर दिया जैसे कि ये कोई बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनके 10-12 को अकेले सुखोई संभाल सकता है। अब हमने चाइना की लगभग 388 एयरक्राफ्ट का हकीकत देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। चाइना में दूसरा बहुत बड़ा नंबर है जिन एयरक्राफ्ट्स का, उनका नाम है शेनयांग J11। अब ये J11 क्या है ये समझते हैं। इनके टोटल 346 एयरक्राफ्ट चाइना के पास हैं। इनका हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। हकीकत में ये हैं एक लाइसेंस्ड वेरिएंट सुखोई 27 विमानों के। सुखोई 27 वही है जो सुखोई 30 के प्रेडिसेसर्स हैं, यानी ये भी सुखोई 30 से एक जनरेशन पीछे का विमान है। इसे भी 70 के ज़माने का विमान आप मान सकते हैं। इसके बाद चाइना में एक बहुत बड़ी संख्या J16 विमानों की है। इसके लगभग 128 विमान है चाइना में। अब ये क्या हैं, ये हैं लाइसेंस्ड वेरिएंट सुखोई 30 के। यानी चाइना ने इन विमानों का जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया से ले करके बाद में उन्हें अपने देश में मतलब मेड इन चाइना के तहत मैन्युफैक्चर किया। अब मेड इन चाइना की तो आप ताकत जानते ही हैं
कि जो सुखोई 30 एक इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है उसका भी ले करके इन्होंने बेड़ा गर्क कर ही दिया होगा, यानी ये भी कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी फट सकते हैं, तो इनके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चीन के सबसे एडवांस फाइटर जेट की, ऐसी फाइटर जेट जो अमेरिका तक को चुनौती देने की ताकत रखती है, वो है चीन की J-20। इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। अब इसकी हकीकत देखते हैं हम। कहने के लिए तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन असलियत में चीन के पास ऐसे सिर्फ 15 विमान हैं, सिर्फ 15 एयरक्राफ्ट हैं J-20 के। चाइना में एक और एयरक्राफ्ट है जिनका नाम है J-10, और यही वो एयरक्राफ्ट है जिनका चाइनीज़ एयरफोर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करती है। ऐसे 435 एयरक्राफ्ट चाइना के पास है और इन्हीं का इस्तेमाल युद्ध में भी होगा। असली वॉर सिचुएशन में इन्हीं को इस्तेमाल में लिया जाएगा। इनको आप हमारे जैगुआर और मिराज के आसपास के लेवल का समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं जो चाइनीज़ एयरफोर्स की असली ताकत है, जो इनकी असली ताकत है, असली पावर है, वो हैं 2 एयरक्राफ्ट सुखोई 30 और सुखोई 35, यानी वही एयरक्राफ्ट जो भारत इस्तेमाल करता है। जैसे हमें सुखोई का सुखोई 30 MKI मिला था, वैसे ही चाइना को सुखोई 30 MKK मिला है रशिया से, और उसके बाद एक और एडवांस्ड वर्जन सुखोई 35 भी मिला है उन्हें रशिया से। लेकिन अगर हम इनके आंकड़ों पे ध्यान दें तो चीन के पास सिर्फ 76 सुखोई 30 MKK है और सिर्फ 24 सुखोई 35 है। इन दोनों को मिला दें तो इनकी संख्या लगभग 100 के बराबर की होती है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 272 सुखोई 30 MKIs हैं। तो आप यहाँ तक इतना समझ जाइए कि बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट्स का आपने नाम सुना ये सिर्फ चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है। चाइना के पास जो असली एयरक्राफ्ट है वो यही है। और चाइना के पास कितने सुखोईज़ हैं? 100। वहीं भारत के पास कितने हैं? 272। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स है, और जब दोनों के बीच में लड़ाई होगा आमने सामने का तो कौन ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब अगर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पीओके की मदद से, पीओके के एयरबेस से उड़ान भर के भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हम इसे पाकिस्तान की तरफ से भी गुस्ताखी मानेंगे, और एक तरह से भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि पाकिस्तान ने चीन की मदद की है भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने में। तो इससे वही होगा जो चाइना चाहता था, भारत के बीच 2 फ्रंट का वॉर छिड़ जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरे तरफ चीन। और यहाँ पे भारत के पास एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत को मिल जाएगा कि वो एक तरफ अपने अक्साई चिन को वापस ले सकता है, दूसरी तरफ अपने पीओके को भी वापस ले सकता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान, इन दोनों को भी वापस ले सकता है। इसीलिए भारत को अपनी सेनाओं को बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली दोनों तरफ के लिए तैयार कर देना चाहिए, बिल्कुल डीप पेनिट्रेशन के लिए, कि जैसे ही मौका बने ना सिर्फ पीओके बल्कि अक्साई चिन, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तीनों जगहें भारत के कंट्रोल में वापस से आ जानी चाहिए। अब जब ज़मीनी युद्ध शुरू होता है चीन के साथ तो भारत को सिर्फ अक्साई चीन तक पहुंच के ही नहीं रुक जाना चाहिए, भारत को तिब्बत में भी घुसना चाहिए और चीन के सिंजियांग प्रांत में भी घुसना चाहिए, जो कि लद्दाख से बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुस्लिम है उनके ऊपर भी चीन बहुत अत्याचार करता है, और तिब्बत के ऊपर तो चीन ने कितने अत्याचार किए हैं ये सारे आप जानते ही होंगे। और इन दोनों स्टेट से भी थोड़ा बहुत चीन के खिलाफ विद्रोह सामने आ रहा है, हालांकि चीनी मीडिया और चीनी सरकार इन्हें दबा देती है, लेकिन भारत को जितना लद्दाख का हिस्सा भारत कंट्रोल कर सकता है उतने हिस्से, और जो सिंजियांग प्रांत है उनके भी कुछ हिस्सों को भारत को चीन से छीन लेना चाहिए और इन दोनों को आज़ाद करवा देना चाहिए। चीन को हम वापस से 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, सिंजियांग को, तिब्बत को और चीन को अलग अलग देश बना सकते हैं, जिससे कि तिब्बत को और सिंजियांग को चीनियों के अत्याचारों से राहत मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, अगर 2 फ्रंट वॉर का मज़ा लेने के लिए पाकिस्तान भी युद्ध में कूदता है तो पाकिस्तान के इस बार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े कैसे अलग होंगे ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय सेना को तुरंत डीप स्ट्राइक करना चाहिए पीओके के अंदर, और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवा लेना चाहिए। जो पीओके है उसके साउदर्न पार्ट को तो पीओके कहा जाता है और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है। पीओके में और गिलगिट में तो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी लंबे अरसे से बड़े बड़े विद्रोह हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता और पार्टीज आ गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खुल करके विरोध कर रहे हैं और खुल करके आज़ादी मांग रहे हैं। आपने ऐसे सारे प्रोटेस्ट के वीडियोज़ देखे भी होंगे। तो यहाँ पर अगर भारतीय सेना घुसती है तो उनको इन सारे लोगों से सपोर्ट ही मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में कूदता है तो भारत पाकिस्तान को एक ऐसा चोट दे सकता है, एक ऐसा सबक सिखा सकता है जिसे पाकिस्तान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। भारतीय नौसेना को यहाँ पे अरेबियन सी के रास्ते पाकिस्तान के कराची तक पहुँच जाना चाहिए। आपको याद होगा कि 1971 में भी भारतीय नौसेना ने कराची में बम गिरा के उसे 3 दिन तक आग में जलाए रखा था,
क्योंकि भारत ने वहाँ के ऑयल रिफाइनरीज में धमाका कर दिया था और वहीं पर कराची में ही पाकिस्तानी नेवी का भी बेस है, तो उससे दोनों तबाह हो गए थे, जिससे जो पाकिस्तानी नेवी है वहाँ से निकल करके पहुँच के बांग्लादेश यानी जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ तक रसद नहीं पहुँचा सकती थी। तो भारतीय नौसेना को यहाँ पहल करनी चाहिए और कराची जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है और उसके थोड़े बगल बलूचिस्तान प्रांत में जो ग्वादर पोर्ट है जहाँ सीपेक ख़त्म होता है, इन दोनों पोर्ट्स पे हमला कर देना चाहिए, इन दोनों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। पर यहाँ पे रुक नहीं जाना है, बल्कि भारतीय नौसेना को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना की मदद से इस एरिया में कंट्रोल स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों प्रांत है बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान में तो आप जानते ही होंगे और आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ से संसाधन निकालता है और उसके बदले यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करता है, यहाँ के लोगों को मारता काटता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो सिंध का प्रांत है, जहाँ जो सिंधी लोग हैं वो भी पाकिस्तान से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का 70% से ज़्यादा का रेवेन्यू इसी स्टेट से होता है, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान यहाँ पे कोई खर्चा नहीं करता है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही स्टेट पे खर्चा करता है, जो कि है पंजाब। पंजाब को ही आप असली पाकिस्तान मान सकते हैं, बाकी सारे स्टेट पाकिस्तान के लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका की और उससे पहले सोवियत संघ की सेनाएं उतर गई थी, वैसे ही भारत को भी यहाँ पे उतर जाना चाहिए और यहाँ पे जितने विद्रोही गुट हैं बलूचिस्तान में और सिंध में, इन सब को हथियार पहुंचाना चाहिए, इन सब को हथियार देना चाहिए ताकि यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू कर सकें। जैसे ईस्टर्न पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी ने खुद ही अटैक कर करके बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, वैसे ही यहाँ के जो विद्रोही गुट हैं उनको अगर हथियार पहुँचा दिए गए तो वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर करके, उनके खिलाफ अटैक कर करके आज नहीं तो कल पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं। उन्हें चाहिए तो बस इतना कि भारतीय सेना और ख़ास करके इस एरिया में भारतीय नौसेना उन्हें सपोर्ट करती रहे। इससे पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान, सिंध, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे और पाकिस्तान में बचेंगे सिर्फ 2 ही स्टेट्स। पाकिस्तान में जो स्टेट्स बचेंगे इसके बाद वो होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा आपको याद होगा वही स्टेट है जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। ये क्योंकि अफ़गानिस्तान से सटा हुआ है, इसीलिए यहीं पर सारे जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, वो सारे यहीं पर ट्रेनिंग करते हैं और उनके बड़े बड़े ठिकाने और बेसेस यहाँ पर हैं। अब चलते हैं हम तीसरे वॉर जोन की तरफ। अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन ओशन के पास चाइनीज़ सबमरीन्स को देखा गया है। अब समझते हैं कि इंडियन ओशन चीन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में से जो रास्ता निकल के जाता है, इस एरिया को मलक्का स्ट्रेट कहते हैं और यहीं से चीन की जितने भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है वो इसी एरिया से होके जाती है। यानी चाइना का पूरा ट्रेड इसी इलाके पर निर्भर करता है। अगर चाइनीज़ शिप्स यहाँ से आना जाना बंद कर दे तो चाइना का जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। चाइना चाहे कितने भी सामान क्यों ना बना ले, वो दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और बदले में जो तेल जैसी ज़रूरी सामान है उनको इंपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। अब इस एरिया में भारत अंडमान आइलैंड्स की मदद से कंट्रोल स्थापित करता है। यहाँ पे भारत ट्राईलैटरली ऑपरेट करता है, यानी यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ही ऑपरेट करती हैं। यहाँ तीनों मिल करके ऑपरेट करती हैं। इंडियन नेवी के पास PA टाइप पोसाइडन विमान है जो उसने खरीदा था फिलहाल के कुछ दिनों में। ये विमान को सबमरीन हंटर्स कहा जाता है। ये सबमरीन को बिल्कुल मार देती हैं। इसके अंदर इतने अच्छे सेंसर्स और सोनार सिस्टम लगे हैं कि वो पानी के अंदर चाहे कितनी भी गहराई में सबमरीन क्यों ना हो उनका पता लगा लेती है और उसके बाद आसमान से ही टॉर्पीडो गिराती है जो पानी के अंदर जाती है और उसके बाद सबमरीन को ढूंढ के तबाह कर देती है। चाइनीज़ नेवी के पास 68 सबमरीन्स हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ी सरदर्द है, क्योंकि ये सबमरीन ना सिर्फ भारत के बड़े बड़े युद्ध पोतों को गिरा सकती हैं बल्कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर आकर के मिसाइल हमले भी कर सकती हैं। अब भारत ने दिमाग लगाया और सोचा कि अगर इन 68 सबमरीन्स के बदले भारत भी सबमरीन्स बनाता है इन्हें काउंटर करने के लिए, तो भारत को 50-60 साल लग जाएंगे इतने नंबर तक अपने सबमरीन मैन्युफैक्चर करने में, और तब तक तो चाइना और कितने बना चुका होगा। इसलिए भारत ने यहाँ पर थोड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई, थोड़ी सी चालाकी दिखाई और इन सबमरीन्स के काउंटर के लिए उसने अमेरिका से खरीद लिया P-8I पोसाइडन विमान। अब ये P-8I पोसाइडन विमान इतने कारगर है कि अगर इनको इंडियन ओशन रीजन में निगरानी के लिए छोड़ दिया जाए तो किसी चाइनीज़ सबमरीन का मजाल भी नहीं होगा कि इस एरिया में आ सके, क्योंकि ये आसानी से उनका पता लगा लेगा और उनको ध्वस्त कर देगा।
तो अब चाइना 60-70 क्या 600-700 सबमरीन भी क्यों ना बना ले, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे वो इस एरिया में आएंगी ये पीए टाइप पोसेडन विमान आसानी से उनका पता लगा लेंगी और आसानी से उनको मार गिराएंगी। अब चाइना के सबमरीन थ्रेट्स को देखते हुए इंडियन नेवी ने 2 इंडियन नेवी के फ्लीट्स को इन एरिया में अंडमान के पास रवाना कर दिया है, ताकि इस एरिया में और अच्छे तरीके से कंट्रोल स्थापित किया जा सके। अभी जो इंडियन ओशन रीजन है, जो मलक्का स्ट्रेट है और अंडमान का इलाका है, यहाँ पे भारतीय सेना को युद्ध शुरू होने से पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। भारतीय नेवी को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, चाहे युद्ध हो या ना हो। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये चाइना का गला है और चाइना के शरीर में जो खून बहता है वो है ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाइना का खून है। अगर भारत किसी तरीके से इस मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच जाता है तो वो उसके गले तक पहुंच जाएगा और किसी भी वक्त उसके गले को दबा सकता है। एक बार भारत ने उसके गले को दबा दिया तो उसके दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो जाएगा, यानी उसका ट्रेड बंद हो जाएगा और चीन कुछ ही महीनों में सरेंडर कर देगा भारत के सामने, चाहे उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना वायरस में दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए बंद रही, तो उसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। और जो प्रोजेक्शन था कि 2020 में 2021 में 7-8% की ग्रोथ से बढ़ेंगे भारत चीन, इन सबका प्रेडिक्शन माइनस में चला गया। तो अगर भारत चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, चीन के ट्रेड को रोक देता है 6-7 महीने के लिए, जब तक युद्ध होता है उसे बंद करके बैठ जाता है, तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और चीन अपने घुटनों पर आ जाएगा। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भी हो सकता है भारत के कहने पर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी एरिया में तैनात कर दिया है। अब इसे होगा क्या कि अगर भारत चाइना की ट्रेड को या नेवल ब्लॉकेड कर देता है इस एरिया में, तो चाइनीज़ नेवी जो है वो भारतीय सेना को वहाँ से भगाने, भारतीय सेना को अटैक करके वहाँ से हटाने के लिए आएगी। तो वहीं पर उसे अमेरिका और जापान, साथ ही साथ ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनकी जॉइंट फोर्सेस भी मिल जाएंगी। यानी भारतीय नौसेना तक पहुंचने से पहले उन्हें अमेरिका और इन सारे देशों की नौसेनाओं से लड़ना पड़ेगा। यानी एक तरह से चीन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इस एरिया में आ करके इस नेवल ब्लॉकेड को खोल सके। और ऐसे हालात में चाहे युद्ध की स्थिति कितनी भी क्यों ना हो, चाहे चाइना भारत से बढ़त ही क्यों ना बना रहा हो युद्ध में, लेकिन जब भारत ये कर देगा तो इसके बाद चाइना को सरेंडर करना ही पड़ेगा। चाइना को सीज फायर का अनाउंसमेंट करवाना पड़ेगा और भारत के साथ डील करना होगा, जिसमें चीन भारत से डिमांड नहीं करेगा बल्कि भारत चीन के सामने अपनी शर्तें रखेगा। और चीन अगर अपने ट्रेड को वापस खुलवाना चाहता है तो उसे भारत की शर्तें माननी होंगी। भारत जितनी भी ज़मीन मांगेगा चीन को देना होगा, चीन को पीछे हटना पड़ेगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत को पूरी दुनिया को कहना चाहिए कि कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा शिकार है। भारत को कहना चाहिए ये मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगा। और पाकिस्तान को तो कसाई की तरह काट के रख देना चाहिए, वो भी कितने 4 टुकड़ों में। तो दोस्तों अगर ये पूरा वॉर स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं बोले जा रहा हूँ और आप सुने जा रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको इंडियन आर्मी से जुड़े टी-शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स पहनने का शौक़ है तो आप हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे जा सकते हैं और हमारे डिज़ाइंस को देख सकते हैं। आप balidanarmy.com सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां क्लिक करके आप सीधे बलिदान के वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करके उन्हें शेयर कर दें ताकि वो भी देख पाएँ। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ हमेशा देखते रहने के लिए इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।